चल गया रहा है। नेक्स्ट डे शाओ जैसे ही ऑफिस जाती है, सारा स्टाफ बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन अब शाओ को जो मिल चुकी थी। साथ ही पूरे ऑफिस में तो भाई अफरा तफरी ही मच जाती है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ने शाओ का सीक्रेट जो लीक कर दिया था कि वो चेयरमैन की पोती है। सब लोग तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उसे काफी ज्यादा अच्छे से ट्रीट भी कर रहे होते हैं। मीटिंग रूम में फिर शाओ सबको अपना सच बताते हुए बोलती है कि हाँ वो चेयरमैन की पोती है जो कि अब से इस कंपनी की बागडोर को संभालने वाली है, और साथ ही सबको और ये जानने के बाद कि उनकी कंपनी बहुत ही जल्द बैंकक्रप्ट होने वाली है क्योंकि सारे बड़े बड़े शेयर होल्डर उनकी कंपनी को छोड़कर अपनी दूसरी कंपनी स्टार्ट जो कर रहे हैं। लेकिन फिर शाओ सबको समझाते हुए बोलती है कि जब तक आप लोग मेरे साथ हैं मैं इस कंपनी को डूबने नहीं दूंगी, जिसके बाद वो सब लोग भी उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं। दादाजी भी ये सब कुछ देख रहे थे जो कि शाओ से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सबकी पार्टी हो रही होती है जहाँ युनशी वन सबसे मिलने के लिए पहुंचा हुआ होता है। जैसे ही शाओ से हग करती है तो सेक्रेटरी को जेलसी होने लग जाती है और वो शाओ को हटाकर युनशी से ही चिपकने लगता है, जिसे देखकर सब लोग तो जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। और डिनर के टाइम पर सबके ये पूछने पर कि आखिरकार आपकी गर्लफ्रेंड कौन है, युनशी फाइनली सबको बता देता है कि वो कोई और नहीं बल्कि शाओ है, जिससे शाओ को तो बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही होती है और सारा का सारा स्टाफ तो ये जानकर काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। नेक्स्ट सीन में सब लोग अपना फेवरेट स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए अपनी अपनी फैमिली के साथ में होते हैं। युनशी भी अपने भाई के साथ में होता है जो कि उसे देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन अचानक से वहाँ पर उसके डैड पहुँच जाते हैं, जिन्हें देखकर युनशी बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। और यहाँ पर हमें ये मालूम चलता है गाइस कि युबी युनशी का सौतेला भाई है, जिसे उसकी डैड बचपन में ही युनशी के पास छोड़कर चले गए थे। लेकिन वो अब उसे ये बोलकर वापस लेने के लिए आए हैं कि अब मैंने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और युबी की मॉम भी अब उससे मिलना चाहती हैं। युनशी अपने डैड से बहुत ज्यादा नाराज था क्योंकि वो बचपन में उसे भी छोड़कर चले जो गए थे। बेचारा युबी भी अपने भाई की जुदाई के गम में बहुत ज्यादा सैड होता है और ना चाहते हुए भी युनशी उसे समझाकर डैड के साथ ही भेज देता है, जिसके जाते ही वो उसकी सारी पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए बहुत ज्यादा सैड था क्योंकि युवी के अलावा तो उसका कोई और था ही नहीं और अब वो भी जा चुका है। शाओ भी अपने भाई और दादाजी के साथ में होती है जो कि उससे बार बार इशारों में उसकी बॉयफ्रेंड का नाम पूछ रहा होता है, लेकिन वो तो युनशी को ही मैसेज करने में लगी हुई होती है जो कि उसका आंसर दे ही नहीं रहा था। दादाजी ही बोलते हुए उन दोनों का फोन छीन लेते हैं कि आज के दिन तुम दोनों सिर्फ मेरे साथ ही रहोगे। वहीं दूसरी तरफ युनशी के पास उसका दोस्त लिंक पहुंच जाता है जो कि उसे चीयर अप करने में लगा हुआ था क्योंकि युनशी बहुत ज्यादा सैड जो था। जहाँ पर देखते ही देखते अचानक से युनशी के बॉस मिस्टर गी और उसके सारे के सारे दोस्त भी पहुंच जाते हैं और उसे एक बार में ले जाते हैं क्योंकि लिंग ने उन सबको ऑलरेडी युवी और युनशी के बारे में सब कुछ बता दिया था। वहीं शाओ भी दादाजी से और अपने भाई से छुपते छुपाते हुए युनशी से रात में मिलने के लिए जा रही होती है, लेकिन उसका भाई उसे रोकते हुए बोलता है कि ओहो कहाँ जा रही हो। शाओ तो उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि अरे ये तो रात में भी उल्लू की तरह जागता रहता है। और जैसे ही शाओ बार में पहुंचती है ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है कि युनशी उसका फोन अवॉइड मारकर अपने दोस्तों के साथ में ही चिल करने में लगा हुआ है। गुस्सा होकर वहाँ से जा रही होती है कि युनशी फिर उसे रोककर समझाते हुए सब कुछ सच सच बता देता है कि युवी को आकर उसके डैड ले जा चुके हैं। ये जानने के बाद तो बेचारी शाओ भी थोड़ा सैड हो जाती है और वहीं शाओ का भाई भी वहाँ पर होता है जो देखता है कि उसकी एक फ्रेंड को कुछ लोग छेड़ रहे हैं तो वो तो जाके सीधा उन्हें मारने ही लग जाता है। दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है जिसके चक्कर में शाओ को भी चोट लगने वाली होती है, लेकिन युनशी बीच में आ जाता है जिससे कि उसको चोट लग जाती है। ये सब कुछ देखकर युनशी के फ्रेंड्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इन सबको काफी अच्छे से मजा चखाते हैं। सब कुछ शांत होने के बाद शाओ और युनशी एक रूम में होते हैं जहां उनके बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो जाती है और वहीं शाओ का भाई बार बार उसे आवाज लगाते हुए ढूंढ रहा होता है। युनशी के बॉस यानी कि मिस्टर गी आकर उसे ये बोलते हैं कि शायद शाओ यहाँ से जा चुकी है और इसलिए तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए। वही शाओ और युनशी का तो अलग ही रोमांस चालू था। नेक्स्ट सीन में शाओ का भाई दादाजी के सामने उसका भांडा फोड़ते हुए बोलता है कि आप जानते हैं कि आपकी पोती का एक बॉयफ्रेंड भी है। लेकिन भाई वहाँ पर दादाजी तो शाओ की साइड लेते हुए बोले लग जाते हैं हाँ मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं।
जैसे ही शाओ युनशी से मिलने के लिए जाती है, वो भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है और उनकी वीडियो और फोटोज बनाने लगता है। युनशी के दोस्त भी वहीं पर होते हैं जो कि उसके भाई को देख लेते हैं और एक फुटबॉल से उसे मारकर वहाँ से भागने के लिए कहते हैं। शाओ भी उसकी आवाज सुन लेती है और बोलती है कि शायद मेरा भाई यहीं पर कहीं आसपास छुपा हुआ है। वहीं उसका भाई फटाक से दादाजी के पास जाकर वही खींची हुई उनकी फोटोज दिखाते हुए बोलता है कि मुझे ये लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और मेरे पास तो बहुत सारे आइडियाज हैं जिनसे कि मैं इन दोनों का ब्रेकअप करवा सकता हूँ। लेकिन वो तो जानता ही नहीं था कि दादाजी की उनके बारे में पहले से सब कुछ मालूम है और वो भी बेचारे मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में फाइनली शाओ अपने भाई को अपने बॉयफ्रेंड से यानी कि युनशी से मिलवा ही देती है, लेकिन वो तो उसे फुल इग्नोर मार रहा था और साथ ही इनका ब्रेकअप करवाने के चक्कर में अपना शातिर दिमाग लगाते हुए बोलता है कि मेरी बहन की ना बहुत सारे बॉयफ्रेंड है और साथ ही उसका एक ऑनलाइन बॉयफ्रेंड था जिसे मिलने के चक्कर में वो तो पूरी रात ही बारिश में भीगती रही थी और वापस भी घर नहीं आई थी। युनशी तो ये सब कुछ सुन सुनकर काफी ज्यादा खुश हुए जा रहा था क्योंकि शाओ का वो ऑनलाइन बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि वही तो था। घर आकर मजे मजे में भी दादाजी को बोलने लग जाता है कि अब तो फाइनली उन दोनों का ब्रेकअप हो ही जाएगा क्योंकि मैंने युनशी को शाओ की ऑनलाइन बॉयफ्रेंड के बारे में जो बता दिया है। ये जानते ही दादाजी तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम तो बहुत ही बड़े वाले पागल हो, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि युनशी ही है। ये सुनते ही भाई उसका भाई तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो भी उस गेमर का बहुत बड़ा फैन जो था। साथ ही अपनी हरकतों पर भी काफी हंसने लग जाता है कि वो कितना पागल है। वहीं जैसे ही युनशी के दोस्तों को ये मालूम पड़ जाता है कि शाओ के दादाजी युनशी को ज्यादा खास पसंद नहीं करते हैं, वो सब लोग तो अपना ही एक प्लान बनाकर युनशी का अच्छा इंप्रेशन डालने के चक्कर में दादाजी को हर जगह फॉलो मारने लग जाते हैं और जगह जगह जाकर युनशी की तारीफें भी कर रहे होते हैं, जिससे कि भाई दादाजी तो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं बार बार युनशी का नाम सुन सुनकर। सही बात है भाई, दोस्त हो तो ऐसे हो। जिसके बाद फाइनली दादाजी युनशी को मिलने के लिए बुला ही लेते हैं और वो भी स्विमिंग पूल में। साथ ही उसे बोलते हैं कि स्कूल टाइम में शाओ एक लड़की को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी जो कि शायद अभी तक उसे नहीं भूल पाई है। युनशी भी उनकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि शाओ बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली है और उसे शांत करना मुझे बहुत ही अच्छी तरह से आता है। दादाजी आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं उसे अच्छे से संभाल लूंगा और उसका पूरा ध्यान भी रखूंगा। एंड सेकंड थिंग इज कि वो स्कूल वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। ये सुनते ही दादाजी तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और युनशी की बातों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी हो गए थे। जैसे ही ये बात शाओ को मालूम होती है कि दादाजी युनशी को लाइक करने लग गए हैं, वो भी काफी खुश हो जाती है। वही शाओ सेक्रेटरी यू के साथ एक पार्टी में पहुंची हुई होती है जहाँ वो लोग जानसू और मिस्टर ली को साथ में देख लेते हैं, जिससे कि भाई सेक्रेटरी यू को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है मिस्टर ली के ऊपर, लेकिन उसे रोकने लग जाती है। बट वो भी कहाँ ही रुकने वाला था, अपने दोस्त के साथ में आता है मिस्टर ली को मारने, लेकिन वो उल्टा बेचारा खुद ही मार खाकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस में शाओ चांसू को समझा रही होती है कि मिस्टर ली एक बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मिसयूज ही कर रहा है। लेकिन चांसू तो उल्टा शाओ से ही लड़ने लग जाती है मिस्टर ली की साइड लेते हुए। साथ ही वो कल वाली बात के लिए सेक्रेटरी यू को भी काफी भला बुरा बोल रही होती है और ये सब कुछ सेक्रेटरी यू ने भी सुन लिया होता है, जिससे वो काफी सैड भी हो जाता है। जिसके बाद शाओ जब युनशी को जाकर मिलती है तो वो उसके गले में अपने वही वाले लॉकेट को देख लेती है जो कि उसने बचपन में उसके लिए बहुत प्यार से लिया था, लेकिन गुस्से में ही उसके मुंह पर फेंक कर वहाँ से भाग गई थी। जिसका साफ मतलब है कि युनशी ने वो लॉकेट तब से लेकर अब तक ऐसे ही पहना हुआ है, जिससे कि शाओ काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उनके बीच में फिर से रोमांस स्टार्ट हो जाता है। वही चांसू को भी मिस्टर ली के बेटे से बात करते हुए ये मालूम चल जाता है कि उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, जिससे कि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वही जब युनशी अपने प्रोफेसर से बातों में लगा हुआ होता है तो शाओ अचानक से उसके घर में पहुंच जाती है और बिना यहाँ वहाँ देखे उसे चिपकने लगती है। युनशी भी उसे इशारों में बोल रहा होता है कि अरे पीछे तो देखो कोई बैठा हुआ है। जैसे ही वो फिर देखती है बेचारी तो काफी ज्यादा एम्बैरस हो जाती हैं। प्रोफेसर भी उन्हें देखकर बोलते हैं लगता है कि तुम दोनों में कुछ ज्यादा ही प्यार है, वैसे तुम्हारी जोड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। नेक्स्ट सीन में दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिससे कि शाह और उसका भाई तो बहुत ज्यादा सैड होते हैं। साथ ही डॉक्टर अंकल ये बोलते हैं
है कि स्ट्रेस के चक्कर में दादाजी की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है और उनकी काफी एज भी हो चुकी है। दादाजी के सेक्रेटरी से शाह को ये मालूम चलता है कि उनकी कंपनी के बड़े बड़े शेयर होल्डर्स कंपनी को छोड़कर जा चुके हैं, जिससे कि दादाजी बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे और इसलिए उनके साथ में ऐसा हुआ है क्योंकि वो हर हाल में अपनी कंपनी को बचाना चाहते हैं और शाह को इन सब से दूर रखकर उसे खुश रखना चाहते हैं, जिससे कि सारा स्ट्रेस तो भाई दादाजी ने खुद ही ले लिया। सब कुछ सच जाने के बाद शाह को बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है और वो हर हाल में अब कंपनी को बचाने में लगी हुई थी। जहाँ फिर हॉस्पिटल में दादाजी से मिलने के लिए मिस लियोन पहुँच आती है और उन्हें बोलती है कि कंपनी को डूबने से बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही रास्ता बचता है और वो ये है कि हमें अच्छे से अच्छे टेक्नीशियन अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट में चाहिए होंगे और साथ ही उन्हें लीड करने वाला एक लीडर जो कि युनशी से अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता। दादाजी भी उसकी इस बात से एग्री होते हैं और ये सुनते ही शाओ भी काफी खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं इस बारे में युनशी से बात जरूर करूंगी। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलती है देखती है कि युनशी तो उसी हॉस्पिटल में होता है क्योंकि उसका भी एक छोटा सा एक्सीडेंट जो हो गया था। गुस्सा होकर शाओ वहाँ से जाने लग जाती है क्योंकि ये बात युनशी ने उससे छुपाई थी, बट वो फिर उसे रोकते हुए समझा लेता है और दोनों में फिर से किस हो जाती है। शाओ को ऐसे सैड देखकर युनशी उससे पूछता है कि सब ठीक तो है ना, जहाँ शाओ से झूठ बोलते हुए कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक है, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। कंपनी के बारे में वो उसे कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन एक दिन उसे ये बात मिस्टर गी से मालूम चल जाती है, जिसका उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। फटाक से मिलने के लिए दादाजी से हॉस्पिटल में वो पहुंच जाता है और ये बोलते हुए उन्हें यकीन दिलाता है कि वो उनकी कंपनी को बिल्कुल भी डूबने नहीं देगा, जिससे कि दादाजी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन वहीं जैसे ही प्रोफेसर को ये मालूम चलता है कि युनशी तो अपने एयर स्पेस का इंटरव्यू देने के लिए जा ही नहीं रहा है, वो तो बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। फोन करके शाह को बुलाते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं कि ये उसका बचपन का सपना था, जिसे कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे चक्कर में छोड़ रहा है और अगर तुम उसे सच में प्यार करती हो तो उनके सपने के बीच में क्यों आ रही हो। जहाँ फिर शाह भी उनसे ये प्रॉमिस करने लग जाती है कि युनशी अब्रॉड जरूर जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। जिसके बाद जैसे ही वो उसके घर जाती है युनशी के बहुत सारे मेडल्स और सामान और सर्टिफिकेट्स को देखने लग जाती हैं, क्योंकि उसे तो ये बात मालूम ही नहीं थी कि वो उसके चक्कर में अब्रॉड नहीं जा रहा है। युनशी जैसे ही घर पहुंचता ना तो उसका लिखा हुआ नोट देखता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि मुझे तुम्हारी अभी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम अपने सपने को अब्रॉड जाके पूरा जरूर करो। फिर नेक्स्ट डे मीटिंग में सब लोग वहाँ से ये बोलकर कंपनी छोड़कर जा रहे होते हैं कि जब टेक्निकल डिपार्टमेंट का कोई लीडर ही नहीं है तो हमारा यहाँ पर रहने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जहाँ पर अचानक से एंट्री होती है युनशी की और बोलता है कि अभी मैंने ये जॉब नहीं छोड़ी है और इसलिए मैं ही यहाँ का लीडर हूँ, जिसे देखते ही शाओ काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। जिसके बाद वो उसे ये बोलते हुए ब्रेकअप करने लग जाती है कि मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है और इसलिए यहाँ से जाऊँ। लेकिन भाई युनशी भी कहाँ ही मानने वाला था, यहाँ तक कि उसके तो दोस्त भी पहुँच जाते हैं शाओ की हेल्प करने के लिए। साथ ही चांसू भी वहाँ पर आकर उसे सॉरी बोलते हुए उसे माफी मांगने लग जाती है, क्योंकि अब उसे भी मिस्टर ली की सारी सच्चाई जो मालूम हो चुकी थी, जिससे कि उनके बीच भी सब कुछ ठीक हो जाता है। वहीं फिर बहती गंगा में हाथ धोते हुए फैंग वहाँ पर पहुंच जाता है और शाओ के सामने ये